डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक बार फिर से। एमसीक्यू बेस्ड आप लोग बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे। कुछ समय के बाद मैं लेकर के आ रहा हूं हिमाचल प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के पेपर। ये पेपर जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने जो झेलना था उन्होंने झेला, और शायद चैलेंज करने की डेट भी बीत गई हो, मैं नहीं ला पाया, सॉरी। लेकिन यदि आप CUET पीजी, UGC नेट या कोई भी अन्य सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि किस तरह के क्वेश्चन इस तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, ये मैं हमेशा एक ड्यूटी के फॉर्म में आपको बताता हूं कि यदि आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां देख सकते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज एट द मिनिमम कॉस्ट, मतलब समझिए कुछ भी नहीं, इवन 100 रुपीज के आसपास भी नहीं, यदि आप उसको लेना चाहें तो ये अमेजन पे ये 3 बुक है, इंस्टामोजो पे UGC नेट की गाइड है, इन सब की यहाँ डायरेक्ट लिंक दी गई है जो डिस्क्रिप्शन में भी होगी, आप इसको ले सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कैसे हम इसको पढ़ें। 2 क्वेश्चन का जवाब मैं हमेशा देता हूं। एक, ये किंडल वर्जन बुक है जो किंडल के ऐप के लाइब्रेरी में अपने आप डाउनलोड हो जाती है जैसे ही आप अमेजन से परचेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको किंडल ऐप को डाउनलोड करना होता है जो फ्री है, और उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होता है जिससे आपने अमेजन में लॉगिन करके परचेज किया था। थर्ड पॉइंट यह है कि आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसके लिए आपको नेट पे जाकर के पढ़ाई करनी होगी या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। अब यदि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करने से पहले एक और डिस्क्लेमर, ये पेपर बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि बहुत सारे पेपर, अभी आपने DUET का देखा कितनी गलतियां थी, ह्यूज नंबर ऑफ गलतियां, इवन CUET में कितनी गलतियां थी, तो ये बहुत अच्छे से नहीं पूछ पाते, इसमें भी गलतियां हैं। दूसरा, इसमें क्वेश्चन जो है कई तो उटपटांग इन्होंने पूछे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कहीं से कुछ भी पूछ देना। तो जिन स्टूडेंट ने, मेरे स्टूडेंट ने इसको टेकअप किया है, उनमें से कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, वो काफी निराश हुए हैं। लेकिन फिर भी एक कोर जो पेपर का है, मुझे लगता है करीब 40 to 50 क्वेश्चन वो बहुत अच्छे हैं और ठीक है, मतलब आप उसको देखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब विद दिस डिस्क्लेमर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरू के जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से स्पेसिफिक है, केवल आपको इसलिए मैंने दिया है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इससे एक बात और भी आप जान लीजिए कि यदि आप किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट, या उस स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं तो उस स्टेट की थोड़ी करंट पॉलिटी, ज्योग्राफी, वहां के जो पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंटल प्लान, इन सब या यूनिक फैक्ट, इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। बस ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप जान लीजिए कि इस टाइप के आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस में ऐसा है। डेफिनेटली जिन स्टूडेंट ने इन एग्जाम को लिया होगा उनको बताया गया होगा कि आपको एक जनरल नॉलेज HP का जानना है। देख सकते हैं आप, यहां पे मैं एक क्वेश्चन को जरूर ले रहा हूं बिकॉज ज्योग्राफी मुझे पसंद है। वेस्टर्न घाट लाई ऑन विच साइड ऑफ गोवा। देखिए ये मैप है इंडिया के डेक्कन प्लेटू का, उसके वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का है ये पूरा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट मतलब पहाड़, और यहां पे आप देखेंगे तो इस साइड में जो दिखाया गया नहीं है, इधर ईस्टर्न घाट है, लेकिन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में बहुत फर्क है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एकदम कंटिन्यूअस जो है प्लाटू जैसा जो है पठार है या पहाड़ कह लीजिए, और एकदम समुद्र जो जो तट है, कोस्ट है, उससे बहुत सटा हुआ है, लेकिन फिर भी एक पतली सी पट्टी है जिसको केरला कहते हैं, यहाँ पे जो है वो कोंकण कहते हैं जहां गोवा है। तो एकदम एकदम समुद्र और जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट जो एकदम अचानक से ऊंचा उठता है, उसके बीच में बहुत अच्छी उपजाऊ जो है पट्टी भी है। उसी में कुछ कुछ जो है लोग, कुछ मतलब नहीं, कुछ राज्य बसे हुए हैं, लाइक केरला, गोवा और
जिसको 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 ये कोंकण कोस्ट बोलते हैं, इसे हम मालाबार कहते हैं। ये नॉर्थ मालाबार है, साउथ मालाबार है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट गोवा के किस साइड में है? तो बिल्कुल दिख रहा है कि गोवा के ईस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है। जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत टूटा फूटा हुआ है, वो उतना ऊंचा भी नहीं है और वो समुद्र के तट से, कोस्ट से काफी अंदर घुसा हुआ है इस तरह से। ये क्वेश्चन मैं नहीं टेकअप कर रहा हूं, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहां से पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन शुरू होती है। ये पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, मतलब देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको जानना चाहिए। यहां मैंने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल हैं वो दे दिया है, इसको एक बार जरूर देख करके ही आगे बढ़िएगा। इसमें 63 जो है ये आर्टिकल है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट लाइक दैट। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ओथ जो वाइस प्रेसिडेंट का है वो किस आर्टिकल में, 69 में। इसके अलावा 70 में है कि जब प्रेसिडेंट किसी कारण से अनुपस्थित हो तो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जीके का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक रिवर है डैन्यूब यूरोप में, और वो दो कंट्री रोमानिया और बुल्गारिया के बीच का एक बाउंड्री लाइन बन जाती है। बस इस रिवर के इस पार रोमानिया, इस पार बुल्गारिया। ये भी जीके का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ये जो है पियरी, ये पियरे क्वेरी हैं और ये मैरी क्वेरी हैं, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों को एक ही साथ जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है 1903 के लिए, खोज करने के लिए रेडिएशन पे इन दोनों ने किया था। और बाद में एक बहुत खास बात हुई कि केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज कुछ साल बाद जो है मैरी क्वेरी को मिला। तो इसी से ये पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन लेडी है जिसको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है, वो है मैरी क्वेरी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पूछ रहे हैं कि तालिबान रेजिम जो पहली बार, देखिए 2 बार तालिबान आया, एक बार तालिबान जो अल कायदा को जो उन्हें संरक्षण दिया था, तो 9/11 के बाद जॉर्ज बुश की अमेरिका ने उस पर अटैक किया और नेस्त नाबूद कर दिया 2001 दिसंबर में। दूसरी बार जो है 2021 के अगस्त में फिर से तालिबान जो है उन्होंने शासन जमा लिया, अमेरिका के जो भी बचे खुचे सैनिक थे उनको भगा करके। तो यहां पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो तालिबान रेजिम है वो कब टॉपल्ड हो गई थी मिलिट्री ऑपरेशन में, 2001 में। यहां पे देखिए तो एक बहुत ही वर्ल्ड की वेरी वेरी फेमस टेनिस प्लेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल किसने जीता है अप टू जून 2021 तक। ऑफ कोर्स उसके आगे चेंज भी हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत है, इसमें इशू है नंबर्स का। तो यहां पे सभी ग्रेट टेनिस प्लेयर का नाम दिया गया है। स्टेफी ग्राफ ने भी बहुत जीता है। सेरेना विलियम्स, जो वेनस विलियम और सेरेना विलियम 2 बहनें थी अमेरिका की, इन दोनों ने तो धूम मचा दिया। सेरेना छोटी थी और इन्होंने बहुत ज्यादा जीता, 23 ग्रैंड स्लैम। लेकिन इससे भी एक ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीता मार्गरेट कोर्ट ने, जिनको यहां फोटो देख सकते हैं, खेलते हुए देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर यह है, और इन्होंने इसलिए इतना कॉशस अप्रोच लिया इस पेपर ने, अच्छा किया है, क्योंकि सेरेना विलियम यदि खेलती, उन्होंने संन्यास अब ले लिया है, तो शायद इसके रिकॉर्ड को वो तोड़ सकती थी। इसीलिए अब यहां आपके मन में ये आ रही होगी बात कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है, यदि आप बहुत ज्यादा टेनिस को नहीं जानते हैं तो। लॉन टेनिस, इसमें जो वर्ल्ड में 4 जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। वो टूर्नामेंट है, सबसे पहले साल में शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर मई जून के महीने में फ्रेंच ओपन होता है, जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी में, लाल मिट्टी में। फिर उसके बाद जून के लास्ट में जो है विंबलडन होता है, जो घास पे, हरी घास पे खेली जाती है। और सबसे अंत में अगस्त या सितंबर में यूएस ओपन होता है, जो अगेन हार्ड कोर्ट पे होता है। तो ये जो 4 बड़े टूर्नामेंट हैं उसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और एक ही साल में यदि आपने चारों जीत लिया, ऐसा कारनामा करने वाले कई प्लेयर हैं, तो उसको आप कहते हैं आपने ग्रैंड स्लैम जीत लिया। नहीं तो एक एक करके भी आप जीत सकते हैं। तो इन्होंने 24
मर्तबा जो है इन चारों में से ट्रॉफी जीता है कई बार। मान लीजिए 4 बार फ्रेंच ओपन, 2 बार विंबलडन, लाइक दिस। अब यहां देखिए सार्टरी से क्वेश्चन है, सार्टोरी कह लीजिए, जो कि पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम की जो बुक उन्होंने लिखी थी 76 में, वन ऑफ द वेरी फेमस बुक, इटली के हैं। और यहां पे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें एक था पोलराइज प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम। उन्होंने मॉडरेट प्लूरलिज्म भी कहा था, पोलराइज प्लूरलिज्म। बेसिकली उन्होंने पार्टी सिस्टम को इस बेसिस पे बांटा था। पार्टी सिस्टम मतलब कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन, कंपटीशन, कोऑपरेशन किस तरह से होता है, उनका आइडियोलॉजिकल मेकअप कैसा है, इसको पार्टी सिस्टम कहते हैं। उन्होंने आइडियोलॉजी के बेसिस पे इसको बांटा था, ये कहते हुए कि यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो पार्टी सिस्टम, मतलब एक धड़ा जो है, मान लीजिए 4 पार्टी एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, 3 पार्टी एक्सट्रीम राइट पे हैं, सेंटर पे कोई नहीं है, तो इसको पोलराइज प्लूरलिज्म कहते हैं। मॉडरेट प्लूरलिज्म कहते हैं तब जबकि सारी जो पार्टियां हैं वो लगभग सेंटर के आसपास जो है जमा हो जाती है, सेंट्रिस्ट पार्टी हो जाती है। फ्रैगमेंटेड तब होता है जबकि बिल्कुल हर पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी है, मतलब एटोमिस्टिक, मतलब कोई आप धड़ा नहीं देख सकते। तो इस टाइप का उन्होंने कहा था सार्टोरी ने। डुवर्जर जो है उन्होंने भी पार्टी सिस्टम दिया था, उन्होंने कहा था सिंगल पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी या 2 पार्टी, मल्टी पार्टी, लाइक दैट। इन सब ने काम किया है। रॉबर्ट माइकल ने भी पॉलिटिकल पार्टी नाम की बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ओलिगार्ची का जिक्र किया था कि पार्टी जो अल्टीमेटली जो है ओलिगार्ची में बदल जाती है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि डाउटफुल है। जब भी मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये डाउटफुल है। ये क्यों मैं डाउटफुल इसको बता रहा हूं, क्योंकि ये एसी फाइनर ने जो बुक लिखा है, मैंने यहां पे दे दिया है, बहुत फेमस बुक इनकी है। ये बुक बहुत फेमस है, ये भी उतनी ही, कंपैरेटिव गवर्नमेंट इनकी बहुत फेमस बुक है। और ये बुक जो है इसका नाम बहुत अट्रैक्टिव है, द मैन ऑन हॉर्स बैक। और ये स्टडी करता है कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स का क्या घालमेल है, इसको ये स्टडी करता है। तो अब इनका जो ऑफिशियल आंसर है ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है जमाने से उसकी स्टेबिलिटी जो है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो गवर्नमेंट से दर्शाई जा सकती है, वो डिपेंडेंट है 2 फैक्टर्स पे, लेजिटिमेसी एंड पार्टिसिपेशन। अब इसका ऑफिशियल आंसर है मैन ऑन द हॉर्स बैक। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ये उस लेवल पे आपको ले जाना चाहता है जहां पे कि आप एसी फाइनर के जो 4-5 बुक है उस सब की समरी जाने, और ये इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पे ज्यादा बॉदर मत कीजिए। इन्होंने इसका आंसर ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इसका होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, और इस पे जो है आप रिसर्च कर लीजिए। ऑफिशियल आंसर द मैन ऑन द हॉर्स बैक। एटलीस्ट ये तो जान लीजिए कि मिलिट्री और का रोल क्या है रियल ऑफ पॉलिटिक्स में, उस पर ये चर्चा है। और ये भी जान लीजिए कि एसी फाइनर ने जो ये सब बुक लिखा है। यहां एक बात और जान लीजिए कि एक और फाइनर है, उनका नाम है हर्बर्ट फाइनर, और उन्होंने भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी अच्छी बुक लिखी है। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा एसी फाइनर से और हर्बर्ट फाइनर से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म प्लेटो एज द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए यदि आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्ल पॉपर ने एक बुक लिखा था, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 की। उसमें उन्होंने प्लेटो, हेगल और मार्क्स को जो है करार दिया था दुश्मन, जो खुले समाज के दुश्मन है। ऐसा क्यों उन्होंने कहा था, इसको ऐसा मत समझिए कोई दुश्मन या जानी दुश्मन। उनका यह कहना था कि इनके थॉट में प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, हेगल का जो स्टेट का कॉन्सेप्शन है, मार्क्स का जो सोशलिज्म है, ये सब टोटलिटेरियन काइंड ऑफ इसमें बीज है। मतलब कि एकदम एक खास तरह के समाज को ऊपर से निर्माण कराने की कोशिश। जबकि कार्ल पॉपर जो है वो एक तरह के लिबरलिस्ट थे, कंजर्वेटिव थे। उनका कहना था कि धीरे धीरे जो है सामाजिक सुधार होना चाहिए, इसको पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग वो नाम दिया उन्होंने। तो उनका कहना था कि इस तरह से जब कोई सोचता है कि हम आइडियल समाज बना डालेंगे, जो प्लेटो सोचता है, तो वो जो है ओपन समाज, जहां पे कि प्लूरलिज्म है, हर कोई अलग अलग तरह से सोच सकता है कि समाज कैसा होना चाहिए, व्यक्ति और समाज का क्या नाता होना चाहिए, उसको वो काटते हैं। एक तरह का क्लोज समाज की रचना का वो स्वप्न देखते हैं। इसलिए उन्होंने प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल को एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी करार दे दिया, कार्ल पॉपर।
कार्ल पॉपर को एक और बात के लिए आपको जानना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक तो मैंने बताया पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग के लिए, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जो साइंटिफिक थ्योरी है, केवल वो थ्योरी साइंटिफिक है जो फॉल्सिफाई की जा सकती है। यानी कि कोई भी थ्योरी तभी साइंटिफिक है जब उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप फॉल्स साबित कर सकते हैं। इस पे और आगे सोचिएगा या पढ़िएगा। फॉल्सिफिकेशन थ्योरी। Which of the following models of social justice is not correctly matched? ये क्वेश्चन आसान हो सकता है यदि आप इसको याद रखें कि हायाक जो है, नॉजिक, यहां पे नॉजिक, हायाक और मिल्टन फ्रीडमैन जो है, ये तीन सबसे फेमस लिबर्टेरियन है। यदि ये लिबर्टेरियन है, यूटिलिटेरियन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूटिलिटी के अनुसार हो। बेसिकली ये सब क्या कहते हैं कि समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेसिस पे होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी सोशल गुड, मतलब मान, सम्मान, इज्जत, संपत्ति, इनकम, पोस्ट, ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? कोई कहेगा कि एबिलिटी के बेसिस पे। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, ये एक एनार्किस्ट हैं क्रोपोटकिन, वो कहते हैं कि नीड के बेसिस पे हो, जिसको जो जरूरत हो उसको वो मिले, जो सोशलिज्म में है भी या कम्युनिज्म में। हैक जो है यहां पे यूटिलिटी के बेसिस पे कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी बहुत किसी को आपने दिया और उससे समाज में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, कोई पोस्ट आपने दिया, तो यूटिलिटी हाईएस्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रोटी देना है, तो उसको दीजिए जो सबसे अधिक भूखा है, क्योंकि उसके लिए उस रोटी का यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये यूटिलिटेरियन है। जेरेमी बेंथम को याद कीजिए। तो हयाक इसमें नहीं आते हैं। यदि आप इसको याद है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। तो फिर यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ एक्नॉलेज राइट्स जो है डेविड ह्यूम, सही अपने आप हो जाएंगे। इन दोनों में तो कंफ्यूजन आपको कम होगी। यहां पे आइए, सी राइट मिल की जो पावर इलीट है, वो बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है। हर जगह आपको इधर उधर टपक करके आपको आ जाएगी किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में। इन्होंने बुक लिखा था द पावर इलीट। उसमें उन्होंने अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें जो तीन तरह के जो ग्रुप हैं उनका नेक्सस पे उन्होंने बात किया था, जो मिल करके एक आयरन ट्रायंगल बनाते हैं पावर का। उसके एक छोर पे जो है मिलिट्री है, दूसरे पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और तीसरे पे पॉलिटिकल क्लास है। ये तीनों मिल करके एक्चुअल जो है पावर इलीट बनते हैं, और बाकी जनता एक तरह से मूक दर्शक के जैसा देखती है। कहने को डेमोक्रेसी है। ये थ्योरी सी राइट मिल्स ने दिया था, डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ यूएसए के कंडीशन को दर्शाते हुए। कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने यूरोप को इन्होंने नहीं लिया था, यूएसए को लिया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक बहुत फेमस है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो है कार्ल मैनहीम का एक क्लासिक बुक है, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक। और ये इसमें आइडियोलॉजी को मैनहीम जो कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसका स्टेटस को बनाए रखने का जो पूरा एक जो आइडिया को क्रिएट किया जाता है कि यही सही है, और लोगों को एक तरह से ब्रेन वॉश कह लीजिए, उस आइडियोलॉजी को मनवाया जाता है, वो स्टेटस कोइज्म का एक नमूना है। जबकि यूटोपिया जस्ट उसका अपोजिट है, जहां पे कि आप सब कुछ बदल डालेंगे, फ्यूचर में क्या चेंज होगा उसका जब आप सपना देखते हैं और समाज को दिखाते हैं, तो वो यूटोपिया होता है। तो आइडियोलॉजी और यूटोपिया को उन्होंने दो पोल पे रखा। आइडिया किस तरह से जो अभी की व्यवस्था है उसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं, और यूटोपिक आइडिया किस तरह से सबको बदल डालने में हेल्प कर सकते हैं। कार्ल मैनहीम। इसके अलावा उनकी जो ये लाइन है बहुत प्रोफाउंड है, इसलिए मैंने यहां लिखा है। उनका कहना था कि जो आइडिया होते हैं वो अपने काल के जो है प्रोडक्ट होते हैं। हर आइडिया जो है ना, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में ही उसका रिलेवेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि 70 के दशक में वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया था, अब आज उसकी कोई महत्ता नहीं है। उसी तरह से जैसे मिलिट्रिज्म जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में था, आज उसकी उतनी महत्ता नहीं है। मतलब जैसे मोदी जी ने कहा कि ये जमाना अब वॉर का नहीं है, वॉर से आप कोई गेन नहीं कर सकते हैं, रसिया को पता चल गया होगा। तो उस तरह की जो तो आइडिया जो है अपने समय अपने काल के जो हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। और जो सोशल स्टेटसेस जो हैं प्रोपोनेंट के, जो
जो लोग उस आइडिया को प्रपोज कर रहे होते हैं वो किस क्लास से आते हैं, क्या वो डोमिनेटेड क्लास हैं, डोमिनेंट क्लास हैं, क्या वो सबल्टर्न क्लास हैं, या वो इलीट्स हैं, इस पे ही जो है वो आइडिया का रूप स्वरूप निर्भर करता है। ये कार्ल मैनहिम कहते हैं आइडिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सोचिएगा इस पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आपको आगे रिपीट हो सकता है। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कैबिनेट जो नाम का वर्ड है वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वर्ड है ही नहीं, लाइक फेडरलिज्म है ही नहीं, जान लीजिए। हमारे में नेशन स्टेट भी मुझे लगता है कि नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये कह रहा है कि द वर्ड कैबिनेट डज नॉट अकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही नहीं है। आप इसको गलत, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नजर में लगा कैबिनेट जो है वो शायद नहीं है। कैबिनेट होती क्या, पहले समझिए, यहां पे डेफिनेशन भी दिया गया है। कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं, जिसमें कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर शामिल होते हैं। 3 रैंक के मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं, सेकंड नंबर पे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मतलब राज्य मत समझ लीजिएगा, उनका नाम है स्टेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। इसमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज भी जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे के मिनिस्टर जो हैं वो हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज देख रहे हैं, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो उनको भी जो है कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता है। तो ये जो एक छोटा जो ग्रुप हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको कैबिनेट कहते हैं। ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है कैबिनेट सिस्टम, और वही डे टू डे फैसला गवर्नेंस का करते हैं। वो लगभग वीक में एक बार जरूर मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में। सो वर्ड कैबिनेट डज नॉट अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। द वर्ड कैबिनेट अकर्स ओनली इन आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है, उसमें कोई कैबिनेट नहीं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है। द वर्ड कैबिनेट अकर्स ओनली इन द 9th शेड्यूल, नो। सही यह है कि कैबिनेट वर्ड जो है आर्टिकल 352 में अकर करता है। आर्टिकल 352 पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको पढ़ना, क्योंकि इसमें वो सारे कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे की कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, और उसमें चेंजेस हुए हैं। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको 1978 में बदल करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। इसके अलावा उसमें एक और चेंज किया गया कि अब जो है कैबिनेट का राइटिंग में जब तक एडवाइस नहीं जाएगा प्रेसिडेंट को, तब तक प्रेसिडेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में थे, जब इंदिरा गांधी ने उनको जस्ट वर्बली कहा, कोई कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी, और उन्होंने उस पर साइन कर दिया था। उस समय को रोकने के लिए, उस तरह के परिस्थिति को फिर से ना हो, उसको रोकने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। यहां पे लिखा हुआ है 352(3) में, द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू ए प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 और प्रोक्लेमेशन varying such proclamation unless the decision of the union cabinet, जहां उन्होंने डिफाइन किया कैबिनेट को, that is to say the council consisting of prime minister and other minister of cabinet rank appointed under article 75, that such a proclamation may be issued has been communicated to him in writing, लिख करके जब कैबिनेट की डिसीजन उनको जाएगी तभी प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। तो थोड़े इसको बांधा गया है कि आगे फिर ऐसा ना हो। 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से है। आर्टिकल 105 आपको याद रखना चाहिए, प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। प्रिविलेजेस क्या होता है आप पढ़ लीजिए। पावर प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर और उनके कमेटी का, जैसे वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको वहां पे कुछ भी जो बोले उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो देना होगा, और यदि उनकी कोई अवहेलना करता है, मतलब उस तरह से जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होना चाहिए, तो उसको हाउस में बुला करके डांट लगाई जा सकती है, लाइक दैट। ये सारे प्रिविलेजेस जो हैं, इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। ये हम लोगों ने अगेन इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आर्टिकल 105 में वर्णित है। उसके 105 के 1 में जो है, 1 मतलब कि सब आर्टिकल 105 1 2 3 4 होगा। 1 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, मतलब वहां एकदम बोलने की आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है, जो भी मेंबर चाहे वो बोल सकते हैं, बोलना ही चाहिए, अदरवाइज क्या क्या मायने रह जाएगा। सो आर्टिकल 1051
जो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट। विच पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन गिवन बाय कौटिल्य। अब यहां पे कौटिल्य ने जो है षड गुना मतलब 6 गुण, षड गुण कह लीजिए, षड मतलब 6, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के 6 जो है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बताए थे, संधि, विग्रह, यना, आसना, द्वैधिभैव एंड समसरय। संधि मतलब कि संधि कर लो, एग्रीमेंट कर लो, कॉम्पैक्ट कर लो, समझौता कर लो। यदि नहीं जीत पा रहे हो, जैसे कि अब मान लीजिए रसिया को समझौता हो सकता है करना पड़े यूक्रेन से। विग्रह जो है मतलब आपको जैसे आपको लगता है कि आप हरा पाओगे किसी अपने दुश्मन देश को, तो उसके साथ तानातानी करो, मतलब लड़ाई का मूड बनाओ। याना मतलब है कि जस्ट मतलब एक तरह का मार्चिंग, मतलब जैसे रसिया ने किया ना, पूरे सैनिक को तैनात कर दो, मिसाइल को एकदम तैनाती में रखो, न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दो, लाइक दैट। याना आसन है कि मतलब कि कुछ भी मत करो, बस वेट एंड वॉच, एकदम उस मुद्रा में रहो कि कभी भी कुछ कर सकते, लेकिन एक्चुअल कुछ मत करो। समसरया जो है वो एक तरह का है कि एक बड़े जो स्टेट जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है उसके शरण में चले जाओ, मतलब उससे प्रोटेक्शन लो, और जो वीक है उसको जो है उस टाइम में अटैक करो, और जो अटैक करके जो लूट का माल मिलता है वो जो तुमको प्रोटेक्शन दिया है उसको फायदा पहुंचाओ। और द्वैधी भावा जो है वो मतलब एक ही साथ जो है जिसको बोलते हैं ना, दो तरह का भेद रखना, एक के साथ मेल मिलाप, दूसरे के साथ जो है अटैक, लाइक दैट। समसराय शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, इसको चेक कर लीजिएगा, द्वैधी भावा और समसराय में। समसराय मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन है, यू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर वन। द्वैधी भाव में है कि एक ही साथ जो है एक के साथ आप मेल जोल रखते हो और दूसरे जो है दुश्मन के ऊपर अटैक करते हो, इस मेल जोल का फायदा उठा करके। सो यहाँ पे विजिगीषु जो है, विजिगीषु इनके जो मंडल थ्योरी में वो राजा है जिसके नजरिए से जो है पूरी मंडल थ्योरी लिखी गई है कि वो राजा कैसे जो है विश्व विजेता हो सकता है। विश्व विजेता मतलब अपने सर्कल में सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो इसको आप हटा दीजिए, विग्रह, संधि, समसराय इसको है, तो ये ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है यदि आप पहली बार देखें, लेकिन दूसरी बार नहीं करना चाहिए। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एक बहुत ही, ये क्वेश्चन ठीक ढंग से नहीं पूछा गया है, बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं पूछा गया, इसलिए इसको छोड़ दीजिए इन्होंने क्या लिखा है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को जान लीजिए। एक लीगल टर्म है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो क्या चंद्रमा और सूरज हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हो जाते ना, वो कुछ समय के लिए छिप जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो इक्लिप्स खत्म होता है तो फिर से उनकी रोशनी निकल जाती है। तो वही चीज जो है किसी कानून के बारे में, कोई भी मान लीजिए कानून है, मान लीजिए ये कानून है, ये फंडामेंटल लॉ को इन्फ्रिंज कर रहा है, कुछ मतलब उसको बाधा पहुंचा रहा है, तो जहां तक बाधा पहुंचा रहा है उतना तक इक्लिप्स हो जाएगा। लेकिन ये लॉ गायब नहीं होगा, कानून में ये लॉ जिंदा रहेगा। यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको दूर कर दिया गया बाधा को, तो फिर ये लॉ जो है वो सही ढंग से जिंदा हो जाएगा। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। और ये आर्टिकल 13(1) में जो बातें लिखी गई, जो यहां बेसिकली यदि आप पढ़िएगा तो लिखा तो यही गया है कि जिस एक्सटेंट तक ये इन्फ्रिंज करेगा, वो उस एक्सटेंट तक वो लॉ जो है वो लागू नहीं होगा, वॉइड होगा। लेकिन इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगता है, जो जनरल लॉ है, कि वो वॉइड होगा लेकिन वो मरेगा नहीं वो कानून। यदि इसको दूर कर लिया जाए किसी और एक्ट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो फिर जो है वो जिंदा हो जाएगा, वो एक्ट जो कि वॉइड हो गया था इस कारण से कि वो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा था। इसको ठीक से समझ लीजिए जो मैंने कहा है, इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तो इसको आप रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जितने बुक हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, उन्होंने जो लिखे हैं, तो उन्होंने जो है ये सारे बुक लिखे हैं, लेकिन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो है ये उन्होंने नहीं लिखा है, ये हेगल ने लिखा है ये बुक। इन्होंने जो बुक लिखा है वो है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और ये सब तो लिखा ही है। लेकिन यहाँ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मैंने इसलिए जिक्र किया कि इससे मिलता जुलता एक बुक है जो बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, वो है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। यहां देखिए, ये है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी की गरीबी है, और यहां है गरीबी की फिलॉसफी। ये जो है पीयर जोसेफ प्रॉडन ने लिखा है, जो कि एक तरह से सोशलिस्ट एनार्किस्ट
थिंकर थे, फ्रेंच। और इन्होंने एक नारा दिया था, वो भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रोधन एंड मार्क्स का जो मैं नाता बता रहा हूं, जो एमसीक्यू में आपको बार बार आता है। प्रोधन ने एक नारा दिया था कि प्रॉपर्टी एज ए थेफ्ट, मतलब संपत्ति खुद जो है एक थेफ्ट है। उसका मतलब लॉजिक ये है कि संपत्ति आप दूसरे से छिपाते हैं तभी आपकी संपत्ति होती है, एक एक्सक्लूजन है। आपने बैंक में रखते हो, लॉकर में रखते हो, बिस्तर के नीचे रखते हो, दीवार में चुनवा के रखते हो, एक तरह की चोरी है। और जो इसको उन्होंने टर्न किया कार्ल मार्क्स ने कि प्रॉफिट एज ए थेफ्ट, जो कैपिटलिस्ट क्लास जो प्रॉफिट कमाता है उसको उन्होंने चोरी करा दिया। तो ये एक दो नारों का जो नाता है वो, और ये जो दो बुक का नाता है, इसको याद कर लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प होगा। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था, 6 टाइप की उन्होंने प्योर कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन में से क्लासिफाई किया। वो क्या थे? उन्होंने इस बेसिस पे किया कि शासन एक व्यक्ति के द्वारा है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा है, या कई व्यक्तियों के द्वारा, और वो शासन एक आदमी के इंटरेस्ट में है या सभी के इंटरेस्ट में है, मतलब होल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में है या केवल जो राज करता है उसके इंटरेस्ट में है। उस बेसिस पे उन्होंने इसको मोनार्की कह लीजिए, किंगशिप। उसका परवर्टेड फॉर्म टिरेनी है, जब कुछ लोग शासन करते हैं जो रिच एंड वेल्दी होते हैं, तो वो जो वाइज बुद्धिमान होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी होती है, जब सबके हित में शासन करते हैं। और वही जब कुछ रिच एंड वेल्दी लोग शासन करते हैं बस अपने ही इंटरेस्ट में, तो ओलिगार्ची हो जाती है, जो इसका पतन हो जाता है। इसी तरीके से जब पूरी कम्युनिटी के हित में बहुत लोग मिलकर शासन करते हैं, तो उसको पॉलिटी उन्होंने नाम दिया, और इसका पतन हो जाता है डेमोक्रेसी। उनके अनुसार से डेमोक्रेसी पतन था, जहां पे कि बहुत लोग शासन तो करते हैं लेकिन केवल कुछ लोगों के इंटरेस्ट में। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन को आप देखिए कितना आसान है। इन हिज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, एरिस्टोटल के अनुसार से परवर्टेड फॉर्म एरिस्टोक्रेसी का क्या है? तो एरिस्टोक्रेसी का परवर्टेड फॉर्म जो है ओलिगार्ची है, पॉलिटी का परवर्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी है, और मोनार्की का परवर्टेड फॉर्म टिरेनी है। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, आप लैंग्वेज के बेसिस पे इसको डेसिफर कर सकते हैं। ये जो 6 लेवर डी ला रिपब्लिक है, ला मतलब द होता है फ्रेंच में, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, और इसमें से केवल एक ही व्यक्ति फ्रेंच है, वो है जीन बोदी। ये फ्रेंच नहीं है, ये ग्रीक है, हॉब्स इंग्लिशमैन है, ग्रोटियस डच है। तो इस बेसिस पे आप इसको सीधा गेस कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भी कई क्वेश्चन को आप गेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें एक कोट दिया गया जो ऑलवेज डिफिकल्ट होता है, किसने कहा। यदि आपको ऐसे 100 क्वेश्चन पूछे जाए तो हो सकता है आप 10 का जवाब ना दे पाए। इसमें है कि डिवाइन लॉ इज द लॉ सेट बाय गॉड फॉर द ह्यूमन क्रिएशन। अब ये मुझे जैसा लग रहा है, मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च 5-10 मिनट की, मुझे लगता है थॉमस एक्विनास होना चाहिए। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इन्होंने जॉन ऑस्टिन दिया है, जो बिल्कुल नहीं होगा। जॉन ऑस्टिन लीगल बेसिस पे सॉवरेंटी को डिफाइन करते हैं, वो गॉड को इन्वोक नहीं करते हैं, जबकि थॉमस एक्विना जो है वो 5 प्रूफ ऑफ गॉड देते हैं, और कई जगह जो है वो गॉड को इन्वोक करते हैं। सेंट अगस्तीन जो है वो तो शुरुआती क्रिश्चियनिटी की होती है। उनके बुक जो उन्होंने सिटी ऑफ गॉड लिखा था, सिटी ऑफ गॉड वर्सेस सिटी ऑफ मैन, लेकिन वो बहुत अर्ली क्रिश्चियनिटी के। थॉमस एक्विना जो 12वीं-13वीं शताब्दी में होते हैं, वो एक थियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि जो आप कह सकते हैं प्रिस्ट, और उन्होंने जो बहुत सारे चीज दिए थे वो धर्म के आधार पे गॉड और इन सबको इन्वोक करते हुए दिया था। तो ये लाइन मेरे अनुसार से, तो उन्होंने फर्क भी किया था कि डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ में क्या फर्क है। तो मेरे अनुसार से तो इसका सही आंसर थॉमस एक्विनास होना चाहिए। एडमंड बर्ग को आप जानते हैं, फेमस कंजर्वेटिव। तो यहां पे देखिए जॉन ऑस्टिन का एक और याद कर लीजिए, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी उन्होंने दिया था, और उन्होंने एक बहुत फेमस कोट कहा था जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। तो ये याद कर लीजिए। जीन बोदिन ने जो बुक लिखा है 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ, जो यहाँ पे है, और बोदिन जो है उनके बारे में एक बात जान लीजिए कि वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर थे जिन्होंने की एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था।
उन्होंने ये भी कहा था कि जो कानून होता है, लॉ रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द सॉवरेन। पॉलिटिकल कल्चर से बहुत जगह क्वेश्चन आपको रहते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एक जनरल एटीट्यूड, ओरिएंटेशन, फीलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स है इन जनरल पब्लिक के माइंड में। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि जैसे आपको पता है मुगल काल से लेके और एंशिएंट राजा रजवाड़ों के जमाने में जो जनता का जो फीलिंग क्या था कि कोई नृप हो ही हमें का हानि, भाई कोई राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना कमाना है, खाना है। तो इस टाइप की जो उदासीन फीलिंग जो पॉलिटिक्स के बारे में होती है, और कई जगह से बिहार में भी आप देखेंगे पॉलिटिकल लोग बहुत अवेयर होते हैं कि क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये एक दो धुरी है पॉलिटिकल कल्चर को समझने का कि आप पॉलिटिक्स को एक कॉमन पीपल किस नजरिए से देखती है। सो इट इज पॉलिटिकल वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। जैसे जनरल कल्चर होता है उसी तरह पॉलिटिकल कल्चर होता है। इसमें एलमंड भरवा ने काफी काम किया। उन्होंने सिविक कल्चर 1963 में लिखा था, जिसमें उन्होंने 3 टाइप के कल्चर को निरूपित किया है, जो पैरोकियल है, सब्जेक्ट है एंड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। 32 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी फेमस क्वेश्चन, आर्टिकल 76 को याद कीजिए। अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और उसको अधिकार है कि वो बिना मेंबर हुए भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो है बहस में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। 33 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बहुत ही यूज्ड क्वेश्चन है, मतलब ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी पहले जानिए होता क्या है, पीएससी शॉर्ट में इसको कहते हैं। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होती है सीएजी, वो अपनी रिपोर्ट जो है सालाना वो प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट अकाउंट्स कमेटी को प्रस्तुत करती है, जहां पे कि वो उसको बहुत स्क्रूटनी करते हैं, पूरे ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं कि कैसे खर्चा हुआ है, सही ढंग से हुई है नहीं, और फिर उसको पार्लियामेंट में भी पीएससी रखती है, लार्जर हाउस में बहस होती है। उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उसके नॉमिनेशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है। यहां पे आप एक बात जान लीजिए कि बहुत कम ही कन्वेंशन इंडिया में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डेवलप हो पाए हैं। उसमें से एक कन्वेंशन यह है कि पीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो जनरली अपोजिशन पार्टी के लीडर को बनाया जाता है। यह भी कई जगह पूछा गया है। दिस इज वन ऑफ द कन्वेंशन, परंपरा। यहां पे देखिए अनार्किस्ट का कुछ नाम दिया गया है, यह भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अनार्किस्ट मतलब मत समझिए कोई अराजक तत्व है। गांधी जी खुद जो है फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट अपने को मानते थे, जिसको आप कह लीजिए एक तरह से इनलाइटेंड एनार्किज्म। एनार्किज्म का मतलब एक लाइन में होता है, जो ये समझते हैं या मानते हैं कि इस तरह की मिलिट्री या आर्मी बेस्ड या जिसको बोलते हैं ताकत पे आधारित सत्ता की जरूरत ही नहीं है मानव को जीने के लिए। मानव अपने अच्छे स्वभाव के चलते, सोशिएबल नेचर के चलते और मोरल डेवलपमेंट अपने को करके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके, मतलब अपने को इतना उन्नत बना सकता है कि बिना किसी सत्ता मूलक समाज, मतलब सत्ता मूलक समाज के बगैर रह सकता है। मतलब कोई सत्ता की जरूरत ही नहीं है, कोई हिरार्की नहीं होगा, ऑथोरिटी नहीं होगा, आर्मी पुलिस वाली नहीं होगी। तो वो गांधी जी भी ऐसे ही सोचते थे। तो एनार्किस्ट इसमें से जो है क्रोपोटकिन है, बाकुनिन है, प्रोधन है, आपने प्रोधन का देखा भी, प्रॉपर्टी एज थेफ्ट। इमैनुअल कांत किसी भी तरीके से एनार्किस्ट नहीं है, वो एक लिबरल थिंकर इनलाइटनमेंट के टाइम के थे। तो ये ऑड वन आउट हो गया। यहां मैंने कुछ और एनार्किस्ट का नाम दिया है, इसमें गांधी जी भी शामिल है, इसको भी पढ़ लीजिए। 35 देखिए, अब इसमें कुछ रिसर्च के क्वेश्चन है जो बहुत आसान है कि गुड रिसर्च के इसमें से कौन से क्राइटेरिया नहीं है। देखिए फॉर्मलिज्म में आपकी नजर जानी चाहिए। फॉर्मलिज्म जो है एक तरह का, यहां हिंदी में से लिखा गया रीतिवाद। मतलब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि कानून में कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन जब आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी पुलिस के पास जाते हैं, तो आपको कहता है अरे कानून की बात छोड़ो, यहां ऐसे बात करो, ऐसे होता है, कानून पढ़ के थोड़ी होता है किताबों से। मतलब यह है कि जब कानून के रखवाले ऑफिसर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट, बाबू,
पुलिस, आर्मी, यदि वो कानून के अनुसार ना करके जो उनको बुद्धि में आता है, जो परिस्थिति होती है, यू शो मी द फेस, आई शो यू द लॉ, तो इसको फॉर्मलिज्म कहते हैं। इसको ना तो अच्छा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है, ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है, ना ही रिसर्च में। रिसर्च में फॉर्मलिज्म क्या होता है? जो रिसर्च करने के कुछ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इट इज नॉट दैट कि हाँ वो रूल रेगुलेशन तो हैं, लेकिन हमको जैसे मर्जी आएगी वैसे रिसर्च करेंगे, जो परिस्थिति होगी। नो, फॉर्मलिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि 4 फेजेज जो रिसर्च के होते हैं, उसमें से पहला कौन, लास्ट में कौन। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सबसे लास्ट में इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने रिजल्ट्स का, फाइंडिंग का। तो 1 और 4 से खत्म होने वाला कितने ऑप्शन है? ये और ये, तो ये दोनों जो है 50-50 कट गए। अब देखिए पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे तब तो एनालाइज करेंगे डेटा को, तो 3 पहले होगा, 2 बाद में। यहां 2 पहले है, इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया। आप देख रहे हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस ढंग से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, इस तरह के इजी क्वेश्चन को तो और आसानी से। ये तो हम लोगों ने पहले कर लिया। इन सर्वे रिसर्च में हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उस बेसिस पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि लोगों ने क्या कहा। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हम पूछते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब ऐसे कि आपको चाय पसंद है पीना या कॉफी, ये क्लोज एंडेड है। आपको या तो चाय बोलना होगा, कॉफी। यदि कोई बोलेगा कि नहीं हमको पानी पीना पसंद है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होगा कि आपको क्या पीना पसंद है, तो उसमें आप कुछ भी कह सकते हो, हमें पानी पीना पसंद है, हमें चाय पीना पसंद है, कॉफी पीना पसंद है, शरबत पीना पसंद है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसमें कोई ऑप्शन नहीं आपको देते हैं, आपको जो मर्जी आप कह सकते हो। लेकिन यहां पे दूसरा आंसर भी उतना ही सही है कि इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। मतलब आप क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज होता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी, आप इस पे कुछ भी भाषण भी दे सकते हो। लेकिन बेहतर ऑप्शन जो है बी है। वैसे इन दोनों ही ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं है। अब यहां पे देखिए वेरिएबल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू। इसमें ये कह रहा है, वैसे ही क्वेश्चन बहुत ही बेकार टाइप से पूछा है कि एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो एकेडमिक अचीवमेंट मतलब कि आप कितना नॉलेज गेन करते हैं कोई कोर्स करके, एमए, बीए या जो भी है, वो एकेडमिक अचीवमेंट है आपका, कि आपने कहां तक पढ़ाई की। तो वो ये जो वेरिएबल है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपकी एकेडमिक अचीवमेंट इस पे डिपेंड करती है कि आपने कितने साल की पढ़ाई की है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने कितनी मेहनत की है, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपकी पेरेंटल इनकम कितनी है, तभी तो आप पढ़ पाएंगे, कितने दूर तक आपको पढ़ाई अलाउड है। तो इन सब के बेसिस पे जो है आपका बैकग्राउंड जो है वो भी एक फैक्टर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। अब इसको छोड़ दीजिए कि इन्होंने क्या सोच के एकेडमिक अचीवमेंट को मीडिएटिंग वेरिएबल कहा है, हो भी सकता है। यहां समझने की चलिए कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग, इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, सिंपल लीजिए कि यदि आपको कोई बोले कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस चीज पे सबसे अधिक डिपेंड करता है, आपकी सैलरी पे। बहुत अधिक सैलरी है, इनकम है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो यहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो इनकम है आपकी या मंथली सैलरी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इफेक्ट हो जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। अब इन दोनों के बीच में एक मीडिएटिंग वेरिएबल होता है जो कि इन दोनों को लिंक कर सकता है। जैसे देखिए इनकम जो है लिविंग स्टैंडर्ड को निरूपित करता है, लेकिन आदमी का जो टेस्ट है, उसकी जो अपनी रहन सहन की जो काबिलियत है, पैसे को सही ढंग से यूज करने की जो काबिलियत है, ये सब इंटरमीडिएट वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल हो जाता है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति को समान सैलरी मिल रही है, लेकिन एक का आप देखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड जो है दूसरे की तुलना में अच्छा है, क्योंकि उसके जीवन जीने का जो लहजा है, तरीका है, टेस्ट है, वो थोड़ा ज्यादा रिफाइन है। तो वो एक बीच में वेरिएबल आ जाता है जो इन दोनों को
लिंक करता है, उसको मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। इन सबको पढ़ लीजिएगा। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो भी उससे मिलता जुलता है, जो जैसे कि आप देखिए, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत ज्यादा मॉडरेट कर सकता है, बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर सकता है। जैसे देखिए उनके रिलेशनशिप को, जैसे मान लीजिए कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका जो कॉज है वो है कितने साल आप नौकरी करते हैं। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपकी तनख्वाह है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यदि आप मैन हैं तो आपको अलग है। 10 साल के एक्सपीरियंस का एक मर्द है तो उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, और 10 साल का एक्सपीरियंस वाली औरत है तो उसको कम तनख्वाह मिलेगी। तो यहां सेक्स जो है वो एक मॉडरेटिंग वेरिएबल हो जाता है, जो कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को मॉडरेट करता है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये चारों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इन सब को जो है अच्छी तरह समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर के हाथ का कठपुतली होता है, उसको वो चेंज करता है। जैसे वो इनकम लेवल चेंज करेगा और देखेगा कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों की कैसे घट रही है, बढ़ रही है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो रिसर्च का टॉपिक होता है, वही उसी को हम देखते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंज आ रहा है। इन सब चीजों को समझिए। Which of the following is not included in the 4 pillar of food security? फूड सिक्योरिटी के जो 4 पिलर हैं वो यहां मैंने लिख दिया है। अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइज एंड स्टेबिलिटी। इसमें ग्रोथ नहीं आता है, तो ये तो रटने वाले टाइप की क्वेश्चन है, वैसे कॉमन सेंस से भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। 40 जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। फेमिनिस्ट राइटर, इधर आप पढ़िए भी मत। आपको क्या लगता है कि इंदिरा गांधी कोई फेमिनिस्ट राइटर थी? नो। सरोजनी नायडू कोई फेमिनिस्ट राइटर थी? जेके रॉलिंग जो कि बुक लिखती हैं, कौन सी बुक? यस, हैरी पॉटर सीरीज। तो ये फेमिनिस्ट राइटर सब है नहीं। एक इसमें एक ही है जो कि फेमिनिस्ट राइटर हो सकती है, वो रोजमेरी ग्रांट है। तो ये आप कॉमन सेंस से इसको ब्रेक कर सकते हैं। वेरी इजी, लड्डू क्वेश्चन हो गया ये। कौन सा कंट्री जो है वो चेयरमैन था, पहला चेयरमैन था डीकोलोनाइजेशन कमिटी ऑफ द यूएन? इसको आप रट लीजिए, इंडिया था। आगे यदि आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो ये टर्म है ये किस वर्ल्ड लीडर ने कॉइन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, एक बार हमेशा के लिए याद कर लीजिए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि एक तरह से मतलब एक क्रिएटर थे, आर्किटेक्ट थे यूनाइटेड नेशन जो बना था 1945 में। अमेरिका ही तो उसका क्रिएटर था। इसमें से कौन से थिंकर जो हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अंतर को सपोर्ट करते हैं? साइमन है, जोसिया स्टैम्प हैं, पॉल एप्पलबाय हैं, एमपी फॉलेट नहीं है। ये आप समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत भी आप इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो इसलिए 1 2 3 हो जाएगा। कितने लैंग्वेज जो है 8वीं जो अष्टम सूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें दर्ज है 8 शेड्यूल में? तो 22 हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को याद रहना चाहिए। मतलब ये जो रीजनल लैंग्वेज है वो मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर एग्जाम एंड अदर्स लिए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। म्यांमार नहीं है, आपको पता है सार्क में ये सब हैं। 8 कंट्री है, याद रखिएगा। 8वीं कंट्री अफगानिस्तान थी जो 2007 में शामिल हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो पूछ रहे हैं यूएस, मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये वेल्स इसके बारे में पूछ रहे हैं। इन्होंने यूएस लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें कि आईआर की पढ़ाई शुरू हुई थी 1919 में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स था, जिसको अभी एबरसवर्थ यूनिवर्सिटी कहते हैं। और वहां पे जो टॉप जो प्रोफेसर होते थे आईआर के, उनको विड्रो विल्सन चेयर कहा जाता था, जिसके फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे वो अल्फ्रेड जिमरन थे। बाद में सीएच कार भी उसके बने थे। तो ये यहां पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूएस इन द नेम ऑफ। तो ये, और इसका आंसर उन्होंने वुड्रो विल्सन दिया है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। आर्टिकल 21 जो है वो ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो आपका माथा ठकना चाहिए कि भाई नीचे तक जाए, ऐसा नहीं कि इस पे टिक मार दें। ये तो है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन राइट टू एजुकेशन भी आर्टिकल 21A के तहत दी गई है। और ये कोई बोलेगा कि डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई,
राइट टू डाई तो है नहीं इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव है। आसान क्वेश्चन। किस केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रीज्ड और टेकन अवे, मतलब कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है। तो ये गोलकनाथ केस में किया गया था, मुझे लगता है 1967 था, ये देख लीजिएगा। केशवानंदा भारती केस जो है आपको पता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए जाना जाता है। मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ था, ये 1973 में हुआ था, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर को और ठीक से डिफाइन किया करने की कोशिश की गई थी। इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया था 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? देखिए, इसमें राज प्रमुख और उपराज प्रमुख को किया गया था, लेकिन ये तो एक तरह से ठीक है, आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, डिफिकल्ट है, लेकिन गेस कर सकते हैं आप। एक की सोशलिस्ट सेकुलर जो है, आपको पता है कि इसको हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1976 में इसको इंसर्ट किया गया था। रिपब्लिक और यूनियन, क्या आपको लगता है कि किसी अमेंडमेंट से हटाया जाएगा, कि इंडिया रिपब्लिक ही नहीं रहेगा? और इसी तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या हटाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉमन सेंस के चलते जो है ये लड्डू बन जाता है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसी के थ्रू, इस क्वेश्चन के बहाने से 7th अमेंडमेंट, जो कि एक ऑल टाइम फेवरेट है क्वेश्चन सेटर का, जान लीजिए उसके बारे में। इसमें कई तरह की बातें थी। ये 1956 में आया था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। उसमें यह हुआ कि जो ABCD टाइप के जो स्टेट थे उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा जो है एक गवर्नर जो है वो 2 स्टेट को एक साथ देख सकता है, इसका प्रोविजन किया गया। एक ही हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए पार्लियामेंट डेजिग्नेट कर सकती है, वो भी इसमें आया। रिटायर्ड जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आया, और बहुत और कुछ आया। इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि नेट पे जाके 7th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ लीजिए। वेरी वेरी फेवरेट फॉर द सेटर्स। ये जो 348 है, ये इतना छुपा हुआ आर्टिकल है, लेकिन अच्छा इन्होंने पूछ लिया, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल आपको कभी फिर आप भूलेंगे नहीं। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा लैंग्वेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कार्य के लिए यूज किया जाएगा। आर्टिकल 348 में क्या लिखा हुआ है? और आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट कोई और कानून नहीं बना देती है, तब तक अंग्रेजी ही जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्य का मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। पंचायती राज जो 3 टियर है, जिसमें ग्राम पंचायत आती है, फिर बीच में जो पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, उसका प्रोविजन पार्ट 9 में किया गया है। आसान क्वेश्चन। आसान मतलब यदि आप जानते हैं, पार्ट्स आपको जानने चाहिए, शेड्यूल जानने चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आसान। इसी में जो है पार्ट 9A में शायद PRI है, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में याद रखिएगा। जनरल विल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रूसो ने दिया है, लेकिन ग्रीन ने भी जनरल विल को डिफाइन किया था एज ए कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो सबके भले के लिए है वो जनरल विल है, और उसी से जो है कानून निकलना चाहिए। तो विल, जनरल विल जो है ग्रीन रूसो, यदि आप नहीं भी पता है कि ग्रीन ने दिया है, TH ग्रीन, तब भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन उन्होंने गलत पूछा है। पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट लॉक ने नहीं दिया था, जो उन्होंने पूछ दिया है। इनफैक्ट CB मैकफर्सन, जो कैनेडियन एक तरह के सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उन्होंने ये कहा है कि हॉब्स एंड लॉक की जो थॉट है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देती है। इसका मतलब ये है कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है CB मैकफर्सन के अनुसार? एक स्वार्थी, बेहद स्वार्थी इंडिविजुअल, जो वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम जिसको कि सपोर्ट करता है, मतलब बस अपने लिए जीना, अपनी मटेरियल सुख सुविधा को जुटाना, बाकी समाज जाए चूल्हे में वाली, इस टाइप की जो बात है। सो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म एक पेजोरेटिव वर्ड हो जाता है। सो इसका जो सही आंसर इन्होंने लॉक दिया है, लेकिन ये एब्सर्ड है, इसका होना चाहिए था CB मैकफर्सन। व्हाट इज द टर्म ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये सबको आप लोगों को जानना चाहिए, जस्ट जीके का क्वेश्चन है कि 9 years होता है। Which powers make the Supreme Court the third house of legislature? थर्ड हाउस मतलब क्या है?
राज्यसभा, लोकसभा एंड थर्ड, मतलब कानून बनाने वाली जो इसको पावर मिल जाती है वो जुडिशियल रिव्यू के चलते मिल जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज चेयर्ड बाय ए नॉन मेंबर। ये बहुत ही एक रेगुलर ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यूरियस क्वेश्चन है, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा का मेंबर होता नहीं है, लेकिन एक्स ऑफिसियो जो है उसको राज्यसभा का चेयरपर्सन की भी ऑफिस होल्ड करने का अधिकार है। इसलिए जो राज्यसभा का जो चेयर होता है वो उसका एक नॉन मेंबर होता है। इसलिए क्वेश्चन कितना क्यूरियस बन गया कि कौन ऐसा हाउस है जिसका चेयरपर्सन खुद उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें फिलीबस्टरिंग है, आपको पता है फिलीबस्टरिंग मतलब सीनेट में जितने देर चाहे उतने देर भाषण दे, कोई रोकने वाला नहीं होता है, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो आप टाइम किल करते हैं यदि आपको उस दिन कोई बिल को पास नहीं कराने देना है। पॉकेट वीटो मतलब प्रेसिडेंट जो है किसी बिल को लेकर के रख ले और फिर कभी उसको साइन ही ना करे, ना उसको रिजेक्ट करे। सेनेटोरियल कर्टसी वहां पे है कि सीनेट को बहुत सारे पावर दिए गए हैं, सबसे पावरफुल हाउस है पूरी दुनिया की, तो उसमें कर्टसी होती है कुछ, जैसे कि फॉरेन ट्रीटी होती है तो उसको सीनेट से कनकर कराना होता है, जो जजेज होते हैं उनको भी सीनेट से जो है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसको सेनेटोरियल कर्टसी कहते हैं। ये सब यूएस के पॉलिटी के कुछ स्पेसिफिक फीचर है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई नाता यूएस का कदापि नहीं है। वहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, या उसकी कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर को, क्योंकि वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Who was appointed president of Indian National Congress 3 times in its first 20 year? ये एक बहुत ही कॉमन जनरल नॉलेज है क्वेश्चन है, जो नेशनल मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा ही पढ़ेंगे तो दादा भाई नौरोजी 3 बार नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट 20 इयर्स में। दादा भाई नौरोजी से जो है 2 बातें पूछी जाती हैं। Who is called Grand Old Man of India? दादा भाई नौरोजी। Who has written the book Drain of Poverty and Un-British Rule in India? दादा भाई नौरोजी, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे इंग्लैंड जो है हमारे संपत्ति को अपने तरफ खींच रहा है, उसकी जो पॉलिसी है कॉलोनियल पॉलिसी के थ्रू। यूएस गन बोर्ड डिप्लोमेसी जो है क्या था पहले जान लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। जब इंडिया और बांग्लादेश के इशू पे इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई कर रहे थे, तो 1971 में अमेरिका जो कि पाकिस्तान को हेल्प करना चाहता था, उसने डिएगो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में एक बेस है उसका नेवल, वहां से वो अपने नेवल फ्लीट को इंडिया की तरफ विदा किया था डराने के लिए इंडिया को, लेकिन रसिया ने इंडिया को हेल्प किया, तो उससे जो है वो टली थी, उसको गन बोर्ड डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि यूएस का जो गन बोर्ड डिप्लोमेसी है वो किसके अगेंस्ट में था, तो वो इंडिया के अगेंस्ट में था। Who condemned non-alignment as a selfish policy? इसको रट लीजिए। अब इनका तो नेम भी जो है मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूं, बट इसको याद कर लीजिए। A common feature of the Indian and British constitutional system. अब देखिए मैं तेजी से चलता हूं, इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो नहीं सकती, सोशलिस्ट से कोई नाता नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन आपको पता है वो मोनार्की है, तो रिपब्लिक नहीं होगा, तो एक ही कॉमन है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, तो सार्क के हेडक्वार्टर काठमांडू में है। यहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो भी जान लीजिए, वो जो है ढाका में है। ये उसका पैरेलल क्वेश्चन है। सोशल साइंस रिसर्च बिगिंस एंड एंड विथ ऑब्जर्वेशन, ये किसने कहा था? जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, किसने कहा था, किसने कहा था, तो इसमें बस याद कर सकते हैं आप सिडनी वेब, ये बहुत ही फेमस कोट है, तो शायद आपको कभी और आ जाए। सिडनी वेब कौन थे वो भी जान लीजिए, एलएसई के एक वन ऑफ द फाउंडर थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ में, और फेबियन सोसाइटी के मेंबर भी थे। इसमें से आप देख सकते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत भी सीरियसली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को समझते हैं और प्लेटो को आप जानते हैं, तो प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? मतलब टॉप से सोचना, आंख बंद किया, साधु ने 20 साल तपस्या किया, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये डिडक्टिव मेथड है। और एक जो साइंटिस्ट है वो 20 साल तक दर दर भटका, 50 जगह से डेटा लिया एरिस्टोटल की तरह 158 कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस बेसिस पे कुछ नॉलेज निकाला, थ्योरी बनाया, ये इंडक्टिव है, फ्रॉम बॉटम।
ऐसे बढ़ते हैं, और डिडक्टिव ऊपर से सोचते हैं, तो प्लेटो ऑलवेज डिडक्टिव, इसलिए गलत है। बाकी भी याद कर लीजिए। एरिस्टोटल जो है कंपैरेटिव मेथड के लिए जाने जाते हैं, हेगल आइडियलिज्म के लिए, और मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के लिए। हैरोल्ड लैसवेल जो है पॉलिसी साइंस के लिए जाने जाते हैं, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द पॉलिसी साइंस, इसलिए आप आसानी से उसको कर सकते हैं। वैसे इन्होंने ठीक से पूछा नहीं है क्वेश्चन। इन्होंने एक बुक लिखा था जो बहुत फेमस है, पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। मतलब समझे आप, मतलब पॉलिटिक्स एक तरह का रिसोर्स का बंटवारा ही तो है, प्राइमरी सोशल गुड का बंटवारा ही तो है। इनकम, वेल्थ, सोशल प्रेस्टीज, वैल्यू, ऑफिसेज, वो कैसे किसको मिलता है, कौन डिसाइड करता है और किस तरीके से। और जैसा मैंने कहा, ये फादर ऑफ पॉलिसी साइंस भी माने जाते हैं। जो गवर्नमेंट के जो फंक्शन है 3, वो एलमंड ने इसको एक तरह से निरूपित किया था, जिसमें कि पॉलिसी बनाना है, रूल रेगुलेशन बनाना है, रूल एडजुडिकेशन है, लॉ है, ये सब सारी चीजें उन्होंने बताई थी। मैरी विल्सनक्राफ्ट को आप जो है लिबरल फेमिनिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है वो वन ऑफ द वेरी वेरी रेडिकल फेमिनिस्ट थी। लेकिन चूंकि वो फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट थी और वो इक्वल राइट की बात करती थी, तो चलिए ठीक है, लिबरल हम कह सकते हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी तो कोई आप भूल नहीं सकते हैं, डेनियल बेल 1960 में लिखते हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक थिंकर की हेगल से लेकर के और सबकी एक चेरिश डिजायर रही है कि ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट या जो वैल्यू सिस्टम है, क्या उसकी अंत हो सकती है, क्या हम एक परफेक्ट आइडियोलॉजी और परफेक्ट सोशल अरेंजमेंट को खोज सकते हैं क्या, इसी का कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। माइनॉरिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है इन सब मेथड से हो सकती है, कुमुलेटिव वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड वोट सिस्टम। मेजॉरिटी वोट सिस्टम तो जस्ट उसके अपोजिट है, तो इसीलिए यही सही है। हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ever written in economics या social science, wealth of the nation। उसी तरह से ये बुक जो है बहुत फेमस बुक है, imperialism the highest stage of capitalism। इसको इस ढंग से भी पूछा जाता है कि who has said that imperialism is the highest stage of capitalism, तो लेनिन। ये मैच आसान है क्योंकि इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिग्स, जो प्रोवर्ब एंड मिथ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को साइमन ने कह दिया था, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डाल, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलाग भाई, मैच कर लीजिएगा। यहां पे इन्होंने मुझे लगता है रॉन्ग आंसर दिया है, इन्होंने इसको दिया है मैरन वेनियर, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका सही आंसर गुनार मेडल है। गुनार मेडल स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट कहा था। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, मतलब स्टेट जो है वो एक हार्ड पावर है एक्चुअली, मिलिट्री, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, उसके थ्रू जो है वो अपना इकबाल रखता है, दंड दे सकता है, पनिशमेंट। अपना विल को जो है अब कानून के थ्रू वो ला सकता है, उसको पालन करवा सकता है बाय फोर्स। यदि कोई स्टेट ये सब ना करा पाए, जहां वो लाचार, वो एक बूढ़े परिवार के मुखिया की तरह दिखे जो कि इसकी कोई बात नहीं मान रहा है, तो वो सॉफ्ट स्टेट है। तो उन्होंने जो है बहुत सारे एशियन स्टेट को सॉफ्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। शेलिंग जो है उन्होंने मिक्स्ड मोटिव गेम जो है ये दिया था इंटरनेशनल रिलेशन में। इसमें वो गेम थ्योरी है जहां पे कि जो मोटिव है वो एक नहीं है, मतलब मल्टीपल मोटिव से जो प्लेयर गेम खेलते हैं। अब इससे अधिक तो आप इसको और पढ़ लीजिएगा और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप यदि नेट पे पढ़ेंगे तो ऑलवेज जो है एक गेम थ्योरी तो ऑलवेज साइकोलॉजिकल है। अब यहाँ साइकोलॉजिकल केवल एक ही में है, तो आप सोशियोलॉजिकल छोड़ भी दीजिए, तो गेम थ्योरी का मतलब नाम देखते ही आपको साइकोलॉजिकल टिक मारना है और एक ही ऑप्शन उससे, इसलिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन इनका रॉन्ग है, ये किसी तरीके से आप मैच ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेडी मिलेट जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को मानते ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये डुअल सुपरविजन की बात करते हैं और इसको ये मैच कराते हैं। इसका ऑफिशियल आंसर सी है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही मैच पता नहीं क्या होगा, क्योंकि किसी तरह से मैच ही नहीं हो पा रहा है। होना ये चाहिए था कि फायोल जो है यूनिटी ऑफ कमांड में जाए,
उर्विक गुलिक ने पोस्टकॉप दिया है कोऑर्डिनेशन में। मूनी जो है वो शायद पता नहीं किस तरीके से, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है सर इयान हैमिल्टन ने दिया है, जान भी लीजिए, पढ़ लीजिए। मतलब ये क्वेश्चन तो पूरा इनका कचरा है, लेकिन इसके थ्रू जो नॉलेज है ले लीजिए। जैसे कि मुनी एंड रिले ने जो है 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, उसको की हायरार्की कहते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइन एंड स्टाफ। विल कैमेलिका ने जो बुक लिखा था वो जरूर याद रखें, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। इसमें उन्होंने जो है मल्टीकल्चरलिज्म को एक तरह का लिबरल डॉक्ट्राइन का पार्ट बताया था, और वो ये सब सही है, आप इसको और पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत डिले हो रही है। सेकुलरिज्म से उन्होंने नाता इसका कोई डायरेक्ट नहीं दिया था। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब क्या होता है, जहां पे कि अनेकता में एकता, जहां पे कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को इज्जत देता है, सोशल रिकॉग्निशन देता है, उसको थोड़ा इस तरीके से साथ रखता है जिससे कि उसको एक्सक्लूजन फील ना हो, यही मल्टीकल्चरलिज्म है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें यहां यदि आप थोड़ा सा इसको डिसिफर कर सकते हैं, यदि आप प्लूरलिज्म को समझिए और कम्युनिटेरियनिज्म से उसका क्या नाता है। देखिए, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन सिटीजनशिप में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। टीएच मार्शल बहुत ही फेमस, जो सबसे जो फेमस लिबरल पर्सपेक्टिव है सिटीजनशिप पे, वो मतलब सिटीजनशिप एज ए स्टेटस, एज ए राइट, जो आपको बहुत तरह के हक देता है, लिबरल सोसाइटी में मार्शल ने कहा था। रॉबर्ट नॉजिक एक फेमस लिबर्टेरियन है, तो यहाँ पे यदि लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल सही होगा। और हाना आर्डेंट जो है, इसको आना आर्डेंट आप पढ़ सकते हैं, वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर रही है, क्योंकि उन्होंने पावर को भी इस टाइप से डिफाइन किया कि पावर जो है को क्रिएशन है, कम्युनिटी में सब मिल करके जब कुछ क्रिएट करते हैं थ्रू स्पीच एंड कम्युनिकेशन, तो वो पावर है, पावर टुगेदर विथ को दर्शाता है। तो ये सब तो सही है। यहां वैसे भी ऑड वन आउट आप इसको छांट सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिटेरियन थिंकर होते हैं, और माइकल वॉल्जर जो है वो कम्युनिटेरियन थिंकर है, चार्ल्स टेलर भी हैं, माइकल सेंडल भी हैं, एलिस्टेयर मैकलेंटेयर हैं, इन पांचों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये पांचों सबसे फेमस जो हैं कम्युनिटेरियन थिंकर है। कम्युनिटेरियन थिंकर होते क्या हैं? जो ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग थलग नहीं है, मतलब वो एटोमिस्टिक या एब्स्ट्रैक्टेड इंडिविजुअलिज्म नहीं है, वो अपने समाज, अपने सोशल सेटिंग में इम्बेडेड है, धसा हुआ है। उसकी जो पूरी सोच, विचार, वर्ल्ड व्यू जो है वो कम्युनिटी के कल्चर से जो है गाइडेड होती है। और कम्युनिटी मेन एक ऐसी इंटिटी है जो रचना करती है मनुष्य के पर्सनालिटी का, मनुष्य कैसा विकसित होता है, एक तरह से वो कंस्टिट्यूट करती है इंडिविजुअल को। तो वो इंडिविजुअलिज्म के बजाय कम्युनिटी को ज्यादा वो प्रेशर देते हैं। ऐसे में कम्युनिटी की जो एक सोच होती है, वही सोच से सभी उसके मेंबर को चलना चाहिए, ये भी वो मानते हैं। तो प्लूरलिज्म जो है जस्ट इसके अपोजिट होता है, जहां ये मानी जाती है कि जो लिबरल, कोर लिबरल थॉट में है कि एक समाज में यदि 1000 व्यक्ति रह रहे हैं तो 1000 तरह के थॉट हो सकते हैं कि अच्छा जीवन क्या है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह के जो वर्ल्ड व्यू है उसको प्लूरलिस्ट कहते हैं, और उसमें कोई जरूरत नहीं है कि एकदम एक यूनिफॉर्म किया जाए। कम्युनिटेरियन इस तरह के प्लूरलिज्म को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि इस तरह बिखराव हो जाएगा कम्युनिटी का। तो इसलिए प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो वॉल्जर कभी नहीं देंगे, यदि आप ये बात जब समझ रहे हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। यहां कम्युनिटेरिज्म के बारे में पढ़ लीजिए और चारों को, पांचों को फिर से एक बार याद कर लीजिए। इसके अलावा आना आर्डेंट ने जो बुक लिखा है, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट्स, ये एक बहुत प्रोफाउंड सेंटेंस है, इसलिए मैंने आपको सोचने के लिए दिया है। ये जो पुअर लॉ एक्ट है कई बार इंग्लैंड में लागू हुआ है, और वो पुअर एक्ट लॉ ऐसे भी देख के लगता है कि वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है कि गरीब लोगों को फ्री राशन मिले, फ्री ये मिले, वो मिले। इसको आजकल फ्रीबी के नाम पे जो है क्वेश्चन मार्क भी किया जा रहा है, इस पे चर्चा भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब हैं उनको स्टेट से कुछ हक तो है ही कि उनको कुछ मुफ्त में मिले, यदि हम मुफ्त नाम ना भी दे, क्योंकि एक्चुअली सभी तो टैक्स पे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि समाज में गरीब हैं तो क्यों ना अमीरों से टैक्स लेकर के उनको बांटा जाए, जो रॉबिन हुड जिसको हम कहते हैं। सो पुअर लॉ एक्ट
इंग्लैंड में जो है वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प किया। कई पुअर लॉ एक्ट आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में जो आपको वहां फोर्स करता है कि आप बुक के समरी को जानिए। अब टैगोर की जो बुक है गीतांजलि, जिसमें उन्होंने एक तरह का पोएम लिखा है भगवान को अर्पित करते हुए, गीत की अंजलि। गोरा जो है उनका उस टाइप का बुक है जहां पे कि बहुत सारे थॉट को एक कहानी के थ्रू नॉवल में उन्होंने दर्शाया है, जहां पे कि जो विचारधारा है ब्रह्म समाज का, जो नॉर्मल हिंदुइज्म से रिलेशनशिप एंड मेनी मेनी अदर टाइप ऑफ, जो समाज कैसे करवट ले रहा है स्वदेशी के टाइम में। यहां पे क्वेश्चन है कि लॉ एंड लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है या प्रॉब्लम जो है कि एक तरफ कानून, दूसरी तरफ स्वतंत्रता, और दोनों एक दूसरे को काटते हैं। लॉ यदि बेंथम के नजर में जाए तो हर कानून जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को बाधित करता है। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने किस बुक में उठाया था? ये उन्होंने साधना में उठाया था, ए रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। आप गेस भी कर सकते हैं। फायरफ्लाइज जो हैं उनके एक तरह का वो जो वचन टाइप के नहीं होते हैं, जो जो दो दो लाइन के कॉपलेट जो कि बहुत ही सार गर्भित बातें कहते हैं जीवन की, वो उस टाइप की। ये नोवेल है, ये भी शायद नोवेल ही है, और ये सब पोएम है गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी लिटरेचर का मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ही अगेन एक ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है? वो वेमर रिपब्लिक, जो कि हिटलर के आने के पहले जो जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको वेमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, उससे हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए इमरजेंसी होने पे सस्पेंड कर सकते हैं जर्मनी से। अब यहाँ पे है कितने सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें 5 जो है परमानेंट होते हैं, इसको P5 कहते हैं, परमानेंट 5। 10 जो है टेम्पोररी मेंबर होते हैं। यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया, ब्राजील और जर्मनी एंड हु एल्स, जापान, ये लोग जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ सकता है, इसको G4 कहते हैं। When did India first lodge a complaint with the Security Council with regard to Kashmir? आप गेस कर सकते हैं कि 1948 में किया होगा, क्योंकि वही समय था जबकि पाकिस्तान ने उस कश्मीर पे कबायली के फॉर्म में आक्रमण कर दिया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? ये तो बहुत ही घिसा पिटा आप क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो एक टर्म है लैंड्स जेम एंड डे, मैं इसको ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं, इसको जरूर जान लीजिए। ये कई एग्जाम में पूछ दिया गया है, CUET PG में भी पूछा गया, UGC नेट में भी पूछा गया। लैंड्स जेम एंड डे जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो वहां के कैंटन में होती है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लोग एक हॉल में मिलते हैं, हाथ उठा करके सीधा जो है पॉलिसी पे डिसीजन लेते हैं कि ये पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो मोहल्ला सभा आप कह लीजिए उस टाइप की। और वहाँ रेज ऑफ हैंड, मतलब उसके थ्रू जो है डिसीजन लेना, लैंड्स जेम एंड डे। इसके अलावा रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएशन, ये सारे जो तरीके हैं उसके थ्रू स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण है। अगेन ये तीसरा चौथा जो है इसमें कथन है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है कैच करना। अब ये उतना कोई बहुत फेमस कथन भी नहीं है, ये नेट पे भी नहीं मिला मुझे। डेमोक्रेसी इज ए नाउन बट शुड बी एन एडजेक्टिव, ये कहने वाले ल्यूकास हैं। अब बस आप रट लीजिए, यदि आगे कभी आ गया तो आप मुस्कुरा सकते हैं। लिंकेज पॉलिटिक्स जो है स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में किसने दिया? ये अभी चलिए इसका आंसर जानने से पहले समझते हैं कि लिंकेज पॉलिटिक्स होती क्या है। जैसा कि ये वर्ड ही है लिंकेज, तो फॉरेन पॉलिसी में यदि आप देखें तो बहुत सारे लिंकेज हो सकते हैं। एक हो सकता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल एरिना में आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए यदि रसिया ने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पुतिन अपने को स्ट्रांग दिखाने के लिए कि हम जो है एक हेजेमनी रीजनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम स्ट्रांग लीडर हैं, तो उसके चलते उन्होंने ऐसा जो है यूक्रेन पे अटैक कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइप की, जैसे इंडिया में आप देखिएगा या पाकिस्तान में भी ये होता है कि कोई भी लीडर यदि मान लीजिए इंडिया में
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह की है कि पाकिस्तान या जिन्ना इन सब की बड़ाई नहीं कर सकता है। यदि उन्होंने कर दिया तो फिर उसको एक तरह से बहुत यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे जो है बुराई मिलेगी। उसके चलते अब आपका स्टैंस जो है ऑलवेज एक अलग टाइप का होगा। यही पाकिस्तान में भी होता है। ऐसे कई कंट्री में, ताइवान और चाइना के बीच में है, जहां इस तरह की एक हिस्टोरिकल जो है दुश्मनी पैदा हो जाती है। एक लिंकेज ये हो सकता है, इशू की लिंकेज हो सकते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक्स यदि आपका जुड़ा हुआ है तो दूसरे एरिया में भी वो जो स्पिल ओवर हो जाता है। तो ये सब को देने वाले मतलब कि लिंकेज जब दो चीजों में हो जाए, चाहे डोमेस्टिक इंटरनेशनल या इशू या वन एरिना दूसरे एरिना, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में जो उसकी स्टडी होती है उसको लिंकेज पॉलिटिक्स कहते हैं। जेम्स रोसेन्यो जो हैं इस लिंकेज पॉलिटिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने काफी इस पे कॉन्सेप्ट दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा इस मायने में है कि इसके सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। ये कह रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या लाइन है, वो लाइन तो रेडक्लिफ लाइन है। अब जो है यही लाइन इंडिया बांग्लादेश को भी बांटता है, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बांटता था। डूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बाउंड्री लाइन है। मैकमहल लाइन जो है इंडिया और चाइना का ऑफिशियल लाइन है। और पाक स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट मतलब एक पानी की पतली धार जो कि दो बड़े समुद्र के पार्ट को जोड़ता है, तो पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। अब यहाँ पे जो है ये सबको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाती है इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर एंड लाइक दैट। पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन इसलिए मैं इसे पढ़ भी नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी मैंने आपको, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने बता दिया। देख सकते हैं आप इन सब क्वेश्चन को रोक करके आप देख लीजिएगा। इवन हिंदी का जो है वो काफी क्वेश्चन लिया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए यदि आप किसी एग्जामिनेशन को देने में जा रहे हैं। कोई माफी नहीं है इसमें, कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि हिंदी ग्रामर भी आएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और फिर से मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए सबसे जो अच्छे रिसोर्सेज हैं, इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ईमेल आईडी दिया है उससे और सिंपल ईमेल आईडी भी है, ऑल साइंस हेल्प। अब तो आप इसको याद रख सकते हैं, जीमेल ये है, तो इस पे भी आप लिख सकते हैं मुझे। इस तरीके से मिलते हैं हम लोग, फिर बीच बीच में मैं एमसीक्यू लाता रहूंगा। वैसे तो मेरा फोकस अभी जो है नई जो FEI UGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके थीम को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन अभी मेरी उस पर एनर्जी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास में अच्छे एमसीक्यू के पेपर हैं जो मैंने कवर नहीं किया तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं देखूंगा उसे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।